Welcome all. Welcome to Move Study. This is the video for class 8 ICSE History and Civics. Effective हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक बाय बीटा पब्लिकेशन। इसका चैप्टर नंबर 12 मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फेज 2। आज हम उसी के आगे कंटिन्यूशन करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, लेकिन उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो आज देखते हैं कि वो क्यों विड्रॉ किया गया था उस मूवमेंट को। तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। विड्रॉल हुआ था आपका किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट करा था खिलाफत मूवमेंट के बाद, रॉलेट एक्ट, और आपका एक केस और हुआ था उससे रिलेटेड। तीन वजहें थी, यानी जलियांवाला बाग था, रॉलेट एक्ट था और आपका खिलाफत मूवमेंट। इन तीनों के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को जाके देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चौरी चौरा इंसिडेंट। A procession of about 300 peasants marched to the police station at Chauri Chaura village in Uttar Pradesh on February 5, 1992 to protest against the police officer who had beaten some volunteer picketing a liquor shop. हुआ क्या था कि इसमें 3,000 लगभग 3,000 किसान एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। चौरी चौरा विलेज में, उत्तर प्रदेश की बात है ये। 5 फरवरी 1992 में लगभग 3,000 किसान वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने उनके एक वॉलंटियर को बुरी तरह से मारा था। पुलिस फायर एट द पीजेंट। तो उस प्रोटेस्ट में हुआ क्या कि पुलिस ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो फार्मर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियाँ चला दी। This infuriated the demonstrator and they set the nearby police station on fire, killing 22 policemen who were inside the police station. अब हुआ क्या कि जब पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चला दी तो जो किसान थे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या करा कि उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो उस वहाँ पे एक जो नियर बाय पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा में, उसमें आग लगा दी उन्होंने, और आग जो लगाई थी उसमें 22 पुलिस वाले मर गए उसकी वजह से। तो ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। देयर वर अ फ्यू वायलेंट इंसिडेंट इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और दूसरी जगहों पे भी ऐसे ऐसे वायलेंट इंसिडेंट हो रहे थे। गांधी जी, अ बिलीवर इन अहिंसा, was greatly shocked at these incidents and he withdrew the non-cooperation movement on February 12, 1992। अब गांधी जी, आप जानते हैं कि गांधी जी वायलेंट मूवमेंट में पार्ट नहीं लेते थे, वो अहिंसा के लिए थे, वो लड़ाई दंगे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो जब उन्हें देखा कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि वायलेंट इंसिडेंट हुए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, या ब्रिटिश ऑफिसर्स को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, ये जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, 22 पुलिस वाले मर गए, और ऐसे ही बहुत से इंसिडेंट हुए। तो उन्होंने क्या करा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। कब लिया? 12 फरवरी 1992 को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। अब इस मूवमेंट के इम्पैक्ट क्या क्या हुए थे? ऑल्दो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड टू अचीव ऑफ इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इट्स अल्टीमेट गेन वर, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव नहीं हो पाया था, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे। द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट। पहला तो ये हो गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत लोग आगे जुड़े, तो एक ये मास मूवमेंट मिल गया था कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इससे आगे जुड़ रही थी। इट इंस्टिल न्यू कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इस मूवमेंट की वजह से लोगों के अंदर एक नया भरोसा जाग गया था, नया कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म कांग्रेस फ्रॉम अ डेलिब्रेटिव असेंबली इनटू अ मॉरल फाइटिंग फोर्स। कांग्रेस को भी पूरी तरह से इसने बदल दिया था। इट फॉस्टर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय मर्जिंग द खिलाफत मूवमेंट विद दिस मूवमेंट। अब इसमें क्या हुआ था? मेन इंपॉर्टेंट जो था ये इसलिए था क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसने दोबारा मजबूत कर दी थी, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी उसी टाइम पे था। खिलाफत मूवमेंट को आगे ले जाते ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था, तो हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़ के उस मूवमेंट में हिस्सा लेने लगे, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी और तेज़ी से फैलने लगी। इट शैटर द मिथ दैट द ब्रिटिश रूल वॉज ओवर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिया। अब ये था कि पहले ये मिथ था कि लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स होंगे तो ही इंडिया का बेटरमेंट होगा। तो इस भ्रम को भी तोड़ा इस मूवमेंट ने कि ब्रिटिश रूल की कोई ज़रूरत नहीं है अगर इंडिया को डेवलप करना है। इसके बाद क्या हुआ? साइमन कमीशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौरी चौरा और ये सब इंसिडेंट के बाद, नॉन कोऑपरेशन के बाद हमारे एक आता है साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन क्या था इसके बारे में देखते हैं। इन नवंबर 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन popularly known as the Simon Commission, after the name of its chairman, Sir John Simon, to investigate the need for the further constitutional reform. अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि जब ऐसे ऐसे कॉपरेशन मूवमेंट और छोटे छोटे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उन्हीं ने क्या करा, एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। उसका चेयरमैन जो था जॉन साइमन, उसके नाम पे था। तो उसका ये काम था कि देखना था जाके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें ऐसे करें जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म कर सके। तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था चीज़ों का। द कमीशन वॉज कंपोज ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कमीशन में 7 ब्रिटिश मेंबर थे पार्लियामेंट के। इट हैड नो इंडियन मेंबर, और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दिस वॉज सीन एज द वॉलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डिलिब्रेशन इंस्टेड टू द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द इंडियन। अब क्या हुआ कि जब सातों के सातों ब्रिटिश मेंबर थे उस कमीशन में, जो कमीशन फॉर्म हुआ, और वो फॉर्म इसलिए हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बेहतर बनाया जा सके, तो उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। जब कोई इंडियन नहीं था उसमें, तो इंडियन जो लोग थे वहाँ पे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा झटका पहुँचा कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को इस काबिल ही नहीं समझा इंडियंस को कि उनको कमीशन में रखते हैं। तो कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एंड एवरी स्टेट एंड एवरी फॉर्म। तो कांग्रेस ने ये डिसाइड करा कि इस कमीशन को वो बॉयकॉट करेगी, जिस तरह से हो सकता है, जैसे हो सकता है, वो हर जगह पे इसको बॉयकॉट करेगी। द मुस्लिम लीग एंड द मुस्लिम महासभा डिसाइडेड टू सपोर्ट द कांग्रेस डिसीजन। और उस वक्त की दो पार्टियां और थे आपकी, मुस्लिम लीग और मुस्लिम महासभा। तो उन्हीं ने भी ये कहा कि हम लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे और इस कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। इनफैक्ट द साइमन कमीशन यूनाइटेड एट लीस्ट टेम्पररी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पार्टियां इन द कंट्री। और साइमन कमीशन ने इसके अलावा भी जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उन सबको भी यूनाइट कर दिया था, और सब लोग मिलकर साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे। ऑन February 3 द डे द कमीशन रीच बॉम्बे एंड ऑल इंडिया हड़ताल वॉज ऑर्गेनाइज। 3 फरवरी को कमीशन कहाँ पहुँचा, बॉम्बे पहुँच गया। तो उसके लिए एक हड़ताल ऑर्गेनाइज करी गई कांग्रेस के द्वारा और लोगों के द्वारा। इंडियंस ने एक हड़ताल ऑर्गेनाइज की। वेयर द कमीशन वेंट इट वॉज ग्रीटेड विद हड़ताल एंड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन अंडर द स्लोगन साइमन गो बैक। अब जहाँ जहाँ ये कमीशन जाता था उसके खिलाफ नारेबाजी होती थी, और ब्लैक झंडे, काले झंडे उनको दिखाए जाते थे। उस पर लिखा रहता था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो आप ये फ़ोटो में भी देख सकते होंगे, इसमें यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, हड़ताल कर रहे हैं इसके खिलाफ। इसमें लिखा हुआ है साइमन गो बैक। द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर टू ब्रेक द पॉपुलर अपोजिशन। अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये जो अपोजिशन इसका हो रहा था, साइमन कमीशन का, इसको अपोज कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ब्रूटल एक्शन लिए, लोगों को मारना चालू कर दिया, लाठीचार्ज करी कि लोग हटे इसके सामने से और इसको अपोज ना करें। लाला लाजपत राय वॉज बीटन। तो लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी उसमें। ऑन mercilessly on October 30, 1928 at Lahore railway station while leading a big demonstration he lost his life as a result of the laठी blows। अब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज कर दिया ना, बहुत लोगों को मारना चालू कर दिया, जो लोग मार्च कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, उसमें लाला लाजपत राय के सर के ऊपर लाठी पड़ गई थी। तो उसमें हुआ क्या था कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पे ये मार्च चल रहा था, उस पर इन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज जब किया तो लाला लाजपत राय के सर पे लाठी पड़ी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उनकी वहाँ पे उस लाठी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो रिज़ल्ट ये था कि वो लाठियाँ जो उनके सर पे पड़ी थी उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो साइमन कमीशन की वजह से ही ऐसा हुआ था कि लाला लाजपत राय की लाइफ चली गई थी। इसके बाद 1929 की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929 में हुआ था आपका लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया, तो कांग्रेस का लाहौर सेशन में बनाया गया था 1929 में। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कब प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, लाहौर सेशन में 1929 में बने थे। इट पास अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। इन्हीं ने एक डिक्लेरेशन, एक रेजोल्यूशन पास करा कि हमारा जो कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव अब क्या होगा। अब मेन ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का है पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है उनको, और अंग्रेज़ों की कोई भी दखल अंदाजी इंडियन गवर्नमेंट में नहीं चाहिए। ऑन मिडवाइट ऑफ December 31, 1929 जवाहरलाल नेहरू लेड अ प्रोसेशन टू द बैंक ऑफ द रिवर रवि एट लाहौर एंड होस्टेड द ट्राइकलर फ्लैग। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू रिवर नदी, रावी जो आपकी नदी है, उसके किनारे गए लाहौर में। वहाँ पे उन्होंने तिरंगे को फहराया। द कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी डिसाइड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एवरी ईयर। अब क्या हुआ, 26 जनवरी को
कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी डिसाइडेड टू ऑब्जर्व, उन्होंने ये डिसाइड करा कि 26 जनवरी को डे ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएंगे हर साल। पहले ये डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को डे ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया जाएगा हर साल। अब प्लेज वॉज ड्रॉन, एक शपथ ली गई, विच वॉज टू बी रेड एंड सोलमली टेकन वाइट सेलिब्रेटिंग द डे। एक शपथ वहाँ पे अ प्लेज वॉज ड्रॉन ऑफ, जो हमेशा ली जाती थी, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा और शपथ ली जाएगी, ऐसा था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंट डे एवरी ईयर टिल इंडिया अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 15, 1947। तब से लेकर जब तक इंडिया पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो गया अंग्रेज़ों से, पूरी तरह से कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आगाज़ हुआ था। तो 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था हर साल, जब तक इंडिया पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हम लोग कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को हुए थे। फ्रॉम 1950 1950, फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड जनवरी 27 इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ इंडियन रिपब्लिक डे। और 1950 के बाद 26 जनवरी को हम लोग कैसे मनाते हैं? 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। तो पहले जब 1947 से पहले 26 जनवरी को डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, लेकिन जब अंग्रेज़ पूरी तरह छोड़ के चले गए 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को हम लोगों को पूर्ण स्वराज मिल गया, यानी पूरी आज़ादी मिल गई। तो 15 अगस्त को हम लोग अब इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं, और जो 26 जनवरी है उसको हम लोग अब रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। इसके बाद एक और मूवमेंट हुआ जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करा। बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट गांधी जी सर्व ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 11 पॉइंट अल्टीमेटम। अब ये एक इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेज़ों को एक अल्टीमेटम दिया था जिसमें 11 पॉइंट्स मेंशन थे। उसके बाद ही ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा था। सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट बेसिकली आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह ही समझ सकते हैं। इसमें आम जनता का सहयोग था कि जो भी ब्रिटिशर्स के लॉ और कानून है उन सबको हम लोग डिसओबे करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो सिविल मतलब आम जनता जो होती है वो, उससे रिलेटेड था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ब्रिटिशर्स के जो भी रूल और कानून है उन सबको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे और उनके खिलाफ काम करेंगे और उनको बॉयकॉट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट गांधी जी सर्व ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये मैंने बताया आपको पहले, एक 11 पॉइंट का अल्टीमेटम गांधी जी ने उनको दिया। आफ्टर वेटिंग इन वेन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू दिस अल्टीमेटम गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट विद द फेमस डांडी मार्च। अब क्या हुआ, पहले उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, फिर वो इंतज़ार करते गए कि कांग्रेस उनके वो अंग्रेज़ उनके अल्टीमेटम पर रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जब उन्होंने रिप्लाई नहीं करा तब गांधी जी ने इस मूवमेंट की शुरुआत करी। कहाँ से करी? सबसे पहले उन्होंने डांडी मार्च से स्टार्ट करा। तो डांडी मार्च कब हुआ था? मार्च 12 से लेकर अप्रैल 6 1930 में साबरमती आश्रम से वो गुजरात के कोस्ट तक वो गए थे। साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन द गुजरात कोस्ट। तो ये एक मार्च थी जिसको डांडी मार्च बोला जाता है। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी, जो कि गुजरात के कोस्ट पर पड़ता है, वहाँ तक गए थे। गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ एट डांडी बाय पिकिंग अप सम सॉल्ट लेफ्ट बाय द सी वेव। तो सबसे पहले जो उन्होंने कानून का वॉयलेशन करा वो कानून कौन सा था? नमक का कानून था। लॉ सॉल्ट को उन्होंने डांडी पे हाथ से उठाया अपने और उसको फेंक दिया, और ये बताया कि हम लोग सबसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। ही had selected to attack the salt law because the salt effect affected all the sections of the society, especially the poor. सॉल्ट लॉ को तोड़ने का उन्होंने जो फैसला लिया था उसका रीज़न ये था कि सॉल्ट की वजह से जो टैक्स लगते थे वो सबसे ज़्यादा थे उस वक्त, और हर सेक्शन, सोसाइटी का हर सेक्शन उससे परेशान था। नमक पे जो टैक्स लग रहा था, तो नमक तो हर किसी की नीड थी, और सबसे ज़्यादा पुअर जनता जो थी, गरीब लोग थे, वो तो इससे परेशान थे जो नमक पे टैक्स लग रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गांधी जी इज ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और पहला कानून ये तोड़ा और इसी से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इसके बाद इसमें और कौन से प्रोग्राम हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ये देखते हैं। द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, सबसे पहला तो यही हो गया डिफेंस ऑफ द सॉल्ट लॉ। सबसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ा। बॉयकॉट ऑफ लिकर, शराब बुक जो भी था, शराब को बॉयकॉट करा गया, उसको बैन किया गया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, ब्रिटिश गुल ऑफ ऑल कॉइन, और ब्रिटिशर्स के बने हुए कपड़े, बाहर के कपड़े जो भी सामान थे उन सबको बॉयकॉट किया गया कि उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में
इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा अंग्रेज़ों के ऊपर इससे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिजल्टेड इन द मास स्ट्राइक सेटिंग ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट इन सेवरल प्लेसेस। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा आके इससे जुड़ने लगे और अलग अलग जगहों पे लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट मतलब अपना अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने लगे। पैरेलल गवर्नमेंट बनने लगी एक, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पैरेलल गवर्नमेंट तैयार होने लगी। इट चैटर्ड पीपल्स फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो लोगों का भरोसा था अंग्रेज़ों के ऊपर वो धीरे धीरे टूटने लगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर लोगों का भरोसा था वो टूटने लगा। इट रिवाइल्ड द विल टू फाइट द इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए इसने अंदर से लोगों को दोबारा से जागरूक करा कि हर आदमी, इंडियंस को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। इट डिपेंड द सोशल रूट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, और जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो रूट थी, जो सामाजिक रूट जिसको बोलते हैं, लोगों से मिलके उसको इसने और मजबूती दी और ज़मीन के अंदर इसने उसको गहरा और गहरा किया। जो सोशल रूट होती है ना, सामाजिक लोग एक साथ मिल के फ्रीडम के खिलाफ लड़ेंगे, तो उसकी जो मेन जड़ थी उसको और गहरा किया। इट पॉपुलराइज न्यू मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा लाइक प्रभात फेरीज पैम्पलेट। अब नए नए जो मेथड होते थे लोगों को समझाने के, जो 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 क्या होते थे, पैम्पलेट पैम्पलेट वगैरह यूज़ होने लगे। प्रभात फेरी मतलब लोग चक्कर लगाने लगे, फेरी लगाने लगे, उससे लोगों को इसके बारे में बताया। इसके बाद आया मूवमेंट आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ड से ही समझ रहे हैं कि एक नारा चला था उस वक्त, इंडिया को छोड़ के जाओ। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन अमेरिका इन दिसंबर 1941। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ने डिक्लेयर कर दी थी ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ दिसंबर में 1941 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर अब आ गया। जापान सेंसेशनल विक्ट्री इन द ओपनिंग मंथ ऑफ 1942 फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द पॉपुलर पॉलिटिक डेक्लॉग इन इंडिया। अब जब जापान ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया तो अब ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए थे और इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक लगा दिया था उन्होंने। 1942 के शुरुआती दौर में ही जापान ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक डेडलॉक लगा दिया था। अकॉर्डिंगली क्रिप मिशन हेडेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1942। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में एक मिशन आया जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, जो कि स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम पे था। 1942 में मार्च में इंडिया में पहुंचा। अब इस मिशन में क्या था, द क्रिप्स मिशन प्रोजेक्ट इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। अब इन्हीं ने कहा कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा इंडियंस को चाहिए ही नहीं था। इंडिया को क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था, कि पूरी तरह उनको छोड़ के जाओ। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि इंडिया के ऊपर राज ब्रिटिशर्स का रहेगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे और उनके वजह से उनको बता बता के सारे काम करेंगे, लेकिन इंडिया को डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए थी। द कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर बिकॉज इट वांटेड इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कांग्रेस ने पूरा का पूरा ऑफर ठुकरा दिए, क्योंकि उन कांग्रेस ये चाहती थी कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के पास हो, यानी कांग्रेस के पास हो, या जो भी गवर्नमेंट बनाएगी जो सी पार्टी, उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी तो वही बनाती पार्टी। महात्मा गांधी डिस्क्राइब द क्रिप्स प्रपोजल एज द पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को अपने अल्फाजों में कहा है कि एक पोस्ट डेटेड चेक था और एक गिरते हुए बैंक का, जो बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है उसका एक पोस्ट डेटेड चेक है। महात्मा गांधी ने ये बताया क्रिप्स मिशन को। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ जापानीज एग्रीगेशन चेंज गांधी जी एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश। ही बिलीव दैट द प्रेजेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया। अब क्या हुआ, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया और जापानीज का थ्रेट धीरे धीरे आने लगा, द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ जापानीज अग्रेशन चेंज द गांधी जी एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश। तो धीरे धीरे गांधी जी का एटीट्यूड उसकी तरफ बदलने लगे, क्योंकि जापानीज ब्रिटिशर्स को बुरी तरह हरा रहे थे। उनको लग रहा था कि प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज़ एन इन्विटेशन टू द जापान। उनको ये लग रहा था अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तो जापान इंडिया आ जाएगा और वो इंडिया पे कब्ज़ा कर सकता है आके जापान। ये खुला इनविटेशन है जापान के लिए कि वो आए और इंडिया पे कब्ज़ा कर ले, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को पहले ही हरा चुके थे। और ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में रहे तो जापान सोचेगा कि यहीं ब्रिटिशर्स ही चला रहे हैं इंडिया को भी कब्ज़ा कर लें आके। तो ही आज द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि इंडिया छोड़ के जाओ। The Congress proposes to start a non-violent mass struggle under the Gandhiji leadership if this demand of immediate and complete independence was not accepted. Gandhiji gave the slogan to his country to do or die. तो अब क्या है, कांग्रेस
गांधी जी के साथ आके एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल में गांधी जी के साथ चलने लगे, गांधी जी की लीडरशिप में। क्या था, ब्रिटिशर से कहा गया कि छोड़ के जाओ, इंडिया को छोड़ के जाओ और हमें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, इमीडिएट इंडिपेंडेंस दो और हमारा देश छोड़ के जाओ। एंड वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय ब्रिटिश, गांधी जी गेव द स्लोगन टू हिज कंट्रीमैन। ब्रिटिशर्स ने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो गांधी जी ने अपने कंट्रीमैन को ये स्लोगन दिया, टू डू और डाई। तो डू और डाई का स्लोगन भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। Before the Congress could start the movement, the British put down the movement with the ruthless brutality. अब क्या हुआ कि कांग्रेस जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट करती, ब्रिटिश ने क्या करा, रूथलेस ब्रुटैलिटी दिखाई, मतलब बहुत ज़्यादा मारकाट चालू कर दिया और लोगों को पकड़ना चालू कर दिया, जेल में डालना बंद कर दिया। मतलब बिल्कुल रहम नहीं दिखा रहे थे लोगों के ऊपर। जो भी कांग्रेस मूवमेंट स्टार्ट करी थी तो ब्रिटिशर्स ने जो है अब रहम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा रहे थे। गांधी जी एंड द अदर इम्पोर्टेंट लीडर वर अरेस्टेड। गांधी जी के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस वो डिक्लेयर्ड इनलीगल, और कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने इलीगल कर दिया। ऑल ओवर द कंट्री देयर वाज स्ट्राइक एंड डिमॉन्स्ट्रेशन विच वर लाठी चार्ज एंड फायर्ड अपॉन। पूरी पूरे देश में हड़तालें होने लगी, स्ट्राइक्स होने लगे, लाठीचार्ज होने लगे उस हड़तालों को रोकने के लिए, और गोलियां तक चलाई ब्रिटिशर्स ने। द पीपल अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। और जब लीडर अंदर चले गए सब, तो जो आम जनता थी वो गुस्से में आ गई, उसने ब्रिटिशर्स पे अटैक करने लगे। वो लोग ब्रिटिशर्स अथॉरिटी जो थी उनके ऊपर अटैक करने लगे, पुलिस स्टेशन पे अटैक करने लगे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सब जगह ब्रिटिशर्स पे अटैक होने लगा। ब्रिटिश अथॉरिटी डिसअपियर इन द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। इन सब स्टेट से तो ब्रिटिश की अथॉरिटी गायब ही कर दी पूरी तरह से। ब्रिटिश कहाँ कहाँ से, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सब जगह से ब्रिटिशर्स भाग गए। इन सब एरिया सच एज बलिया, ईस्टर्न यूपी, तमलुक, मिर्पुर डिस्ट्रिक्ट एंड द सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, द रिवॉल्यूशनरी सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट। और ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, बलिया हो गया आपका ईस्टर्न यूपी में, तमलुक हो गया मिदनापुर में, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, इन सब में क्या हुआ, जो भी लोग क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों ने एक अपनी पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे खड़ी कर दी, और वो लोग उस जगह को रूल करने लगे या चलाने लगे, या उसका एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को उन लोगों ने वहाँ से पूरी तरह भगा दिया था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, is demonstrated the death of the nationalist feeling in India and the capacity of Indian for the struggle and sacrifice. इस क्विट इंडिया मूवमेंट ने ये शो करा कि हिंदुस्तानियों के अंदर कितना जज्बा है आज़ादी पाने का, और कितना वो स्ट्रगल कर सकते हैं और कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं देश के लिए। इट मेड इट क्लियर दैट द ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर फाइंड इट पॉसिबल टू रूल इंडिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ द इट्स पीपल। और ये भी क्लियर कर दिया उन लोगों ने कि अब ब्रिटिश इंडिया पे दोबारा रूल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया अब नहीं चाहती है कि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर रूल करें। द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट में हर सेक्शन के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो या वर्किंग क्लास हो या प्रोफेशनल सेक्टर हो या स्टूडेंट्स हो, सब ने मिलजुल के इसमें हिस्सा लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इंडियन नेशनल आर्मी। इसके बाद एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस इंटर एक्टिव पॉलिटिक्स एट द एज ऑफ द 24 एंड बिकम अ स्वराजिस्ट। 24 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी और स्वराजिस्ट बन गए थे। बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विद द गांधी जी थाट्स, लेकिन उनके थाट्स गांधी जी से बिल्कुल नहीं मिलते थे। बोस वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो मैन ऑफ एक्शन थे, मतलब गांधी जी नॉन वायलेंट मूवमेंट पर डिपेंड करते थे, और सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल अपोजिट ख्याल था, वो एक्शन पे बिलीव करते थे। ही बिलीव इन एजिटेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। और उनका ये बिलीव था कि हम लोग को अपना हक छीनना पड़ेगा, हम लोग ऐसे मार्च करके या आंदोलन करके या सत्याग्रह करके हम नहीं ला सकते स्वराज। तो वो एक्शन पे बिलीव करते थे। उनकी थॉट्स और गांधी जी की थॉट्स में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एट हरिपुरा गुजरात सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1938, बॉस वॉज अनएमिनेसली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो 1938 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में हुआ था सेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट कब बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था। तो हरिपुरा गुजरात में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था।
सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1938 1939। फिर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया 1939 में और अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाई, फॉर्म अ न्यू पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था 1939 में और फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार करी थी अपनी खुद की पार्टी। The immediate objective of the forward growth was the liberation of India with the support of the worker, peasant, youth and other organization। तो मेन ऑब्जेक्टिव, जो सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्टिव था फॉरवर्ड ब्लॉक का, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह से आज़ाद कराना है। सपोर्ट किसका चाहिए था उनको, वर्कर्स का, पीजेंट का, फार्मर का, और छोटी मोटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो उनको सपोर्ट करें, और ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे अंग्रेज़ों से। द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA was conceived in Malyana by the Mohan Singh, an Indian officer in the British Army। फिर इंडियन नेशनल आर्मी की भी धीरे धीरे स्थापना हुई। इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया किसने दिया था, एक मलयाला, कंसीव इन मलयाला बाय मोहन सिंह। मोहन सिंह एक इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्हीं ने ही ये आइडिया दिया कि इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया जाए। ही ट्राई टू ऑर्गेनाइज एन इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ द ऑफिसर एंड मैन ऑफ द इंडियन आर्मी हु हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम मलाया एंड बर्मा। और उन्हीं ने कोशिश करी कि एक इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी जाए, किसकी मदद से, जो ऑफिसर और मैन इंडियन आर्मी के थे वहाँ पे, कहाँ पे, मलयाला और बर्मा में थे, उनसे, उनकी मदद से, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे उनकी मदद से। एंड अदर हु हैड बीन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और कुछ लोग ऐसे थे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, मतलब किसी से लड़ाई होती थी जब, तो जब उनकी आर्मी पे कब्जा कर लिया था तो उनको जेल में बंद कर दिया था, तो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाते थे वो लोग। उनको भी उन्हीं ने अपने साथ जोड़ा और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी। एंड इंडियन सिविलियंस हु हैड बीन रेजिडेंट इन द साउथ ईस्ट ऑफ द एशिया कंट्री, और इंडियन सिविलियंस को भी अपने साथ मिलाया जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में रह रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस हु हैड लेफ्ट इंडिया सीक्रेटली अराइव्ड एट सिंगापुर इन जुलाई 93। सुभाष चंद्र बोस ने चुपके से इंडिया को छोड़ दिया था और वो सिंगापुर पहुंच गए थे जुलाई 1943 में। एंड चुक टुक द चार्ज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड लेटर ऑन द इंडियन नेशनल आर्मी। और सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज सौंप दिया गया था। वो लीडर हो गए थे इंडियन नेशनल आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी उसके लीडर कौन, किसको बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। एंड बिकम इट्स सुप्रीम कमांडर, और वो उसके सुप्रीम कमांडर बने थे। ही सेटअप INA हेडक्वार्टर इन यांगोन एंड इन सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर उन्होंने सिंगापुर यांगोन में सेटअप किया था। A women's residence called Rani Jhansi Regiment was formed under the command of कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अंडर में एक वुमेंस की रेजिमेंट भी बनाई गई थी, मतलब औरतों की आर्मी बनाई गई थी, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ही सेट अप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर ऑन October 21, 1943। तो सिंगापुर में ही उन्हीं ने ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का फ्री इंडिया का सेटअप कर दिया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सेटअप कर दी थी सिंगापुर में ही October 21, 1943 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रिवॉल्यूशन एंड टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद द मॉडर्न आर्म्स। पहला मकसद तो ये था कि एक आर्मी खड़ी करनी है और जिससे कि हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकें मॉडर्न हथियारों के साथ। It was not possible for the Indian to organize an armed revolution for their homeland, and this task must be assigned to the Indian living in abroad, particularly और Indian living in the East। अब ये नहीं हो सकता था कि इंडियंस के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने देश में रह के ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसी कोई आर्मी खड़ी कर दें। तो ये काम वही लोग कर सकते थे जो इंडिया के बाहर रह रहे थे और थे वो इंडियन। तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी। ज़्यादातर लोग वो थे इसमें जो ईस्ट एशिया में रह रहे थे। The provisional government acquires its first stretch of territory in India when Japan handed over the Andaman and Nicobar Island to it on November 6, 1943। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी सिंगापुर में, तो सबसे पहले उन्हीं ने अपना एक्सपेंशन कैसे करा कि जापान ने जब उनको अंडमान और निकोबार आइलैंड उनके हाथ में दे दिया, बोस रिमेन देम शहीद एंड स्वराज आइलैंड रेस्पेक्टिवली। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम लिखा शहीद एंड स्वराज आइलैंड, उनका नाम कर दिया था दोनों का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। 6 नवंबर को जापान ने उनको अंडमान और निकोबार आइलैंड सौंपा था। किसको सौंपा था? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बोस ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी, उसको सौंपा था।
सुभाष चंद्र बोस गेव द कॉल टू हिज सोल्डर, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू द फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, बहुत मशहूर नारा है। वो क्या था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिज बैटल क्राइज व दिल्ली चलो, ये भी उनका एक ही नारा था, दिल्ली चलो उन्हीं ने बोला था। मार्च थी जो मार्च टू दिल्ली थी, और जय हिंद, जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। विक्ट्री टू इंडिया। द INS विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव। द सरेंडर ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन अगस्त 1595 sealed the fate of INA. Netaji left Rangoon for Bangkok. Thereafter he flew to Tokyo. अब क्या हुआ, INA की विक्ट्रीज बहुत छोटी छोटी थी, और फिर उसके बाद जापान का जब सरेंडर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान हार गया, उसने सरेंडर कर दिया 15 अगस्त 1945 में। तो जो INA की उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया पूरी तरह से। फिर नेताजी कहाँ चले गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून चले गए, लेफ्ट रंगून फॉर बैंकॉक। रंगून को छोड़ के वो बैंकॉक चले गए। देयर आफ्टर ही फ्लू टू टोक्यो, उसके बाद वो टोक्यो की तरफ उड़ गए फ्लाइट में। वाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो ही इज सैड टू हैव रिसीव फेटल इंजरी इन द प्लेन। का ये कहा जाता है कि जब वो टोक्यो जा रहे थे प्लेन में, तो प्लेन क्रैश हो गया था, फेटल इंजरीज हो गई थी। जापानीज ऑफिशियल वर्जन वॉज दैट नेताजी डाइड ऑन अगस्त। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो टोक्यो की तरफ जा रहे थे प्लेन से, तो उनका प्लेन क्रैश हो गया था। और जापानीज़ का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाइड ऑन अगस्त 18 1945। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उनकी डेथ हुई कैसे थी। ये भी एक मिस्ट्री है, किसी को पता नहीं उनकी डेथ हुई कैसी थी। बस ये जापानीज़ ऑफिशियल वर्जन है, जापानीज़ लोगों ने ये कहा कि प्लेन की वजह से हुई थी। तो ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई कैसे थी। लोग कहते हैं प्लेन क्रैश में हो गई थी। इसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन की। इंडिया का इंडिपेंडेंस हो रहा था और इंडिया का पार्टीशन भी हुआ। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सिचुएशन इन इंडिया बिकम सो एक्सप्लोसिव दैट द ब्रिटिश रियलाइज दैट इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर टू देम होल्ड द पावर एंड दैट इंडिया इंडिपेंडेंस कुड नो लॉन्गर बी डिलेड। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में सिचुएशन इतनी ख़तरनाक हो गई थी कि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब उनके बस की बात नहीं है इंडिया को चलाना। और उनको लग रहा था कि अब धीरे धीरे इंडिया को इंडिपेंडेंस होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। टू वर्क आउट ऑफ द डिटेल ऑफ सच अ ट्रांसफर ऑफ पावर दे सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। उसके लिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा। कैबिनेट मिशन क्या था? इट इंक्लूड अ पैथिक लॉरेंस, Stafford Cripps, and A.V. Alexander. The objective of the cabinet mission was to help India achieve her independence and to set up a constituent assembly for to prepare a constitution for India. अब ये कैबिनेट मिशन का मेन मकसद ये था कि वो तीन लोग आए, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, और इनका मेन मकसद ये था कि इंडिया को मदद करें वो कैसे इंडिपेंडेंट हो, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना करें और इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। क्या प्रपोजल इसने दिए? देयर विल बी अ फेडरल यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस एंड अ प्रिंसली स्टेटस। उसने बोला कि यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस का एक फेडरल यूनियन होगा और प्रिंसली स्टेट का। द यूनियन गवर्नमेंट वुड कंट्रोल डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। यूनियन गवर्नमेंट जो बनेगी वो डिफेंस को कंट्रोल करेगी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को कंट्रोल में अपने हाथ में रखेगी। द प्रोविंस वुड एंजॉय फुल ऑटोनॉमी फॉर ऑल सब्जेक्ट अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट। अब जो प्रोविंसेस होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, कोई भी मसला हो, कोई भी मैटर होगा, लेकिन यूनियन सब्जेक्ट्स पे वो नहीं आएंगे। द ब्रिटिश प्रोविंस वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ब्रिटिश के जो प्रोविंस होंगे उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। मतलब रिलीजन के बेस पे बांटना चालू कर दिया उन्होंने, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको बनाएगी। एन इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म एट द सेंटर विद 14 मेंबर। और एक तुरंत तत्काल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिस 14 मेंबर की होगी, जो सेंटर पे राज करेगी। रिएक्शन टू द कैबिनेट प्लान। कांग्रेस एक्सेप्टेड द कैबिनेट प्लान विद रिजर्वेशन। इट एक्सेप्टेड ओनली दैट पार्ट ऑफ द स्कीम विच डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कांग्रेस ने प्लान को एक्सेप्ट करा कुछ शर्तों पे, और उसने वो प्लान एक्सेप्ट करा जो बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। The Muslim League accepted it because it felt that the grouping of Muslim majority present in a way meant the formation of the Pakistan.
मुस्लिम लीग ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि उसने देखा कि रिलीजन के बेस पे, मुस्लिम मेजोरिटी के बेस पे ये लोग प्रोविंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम मेजोरिटी इन द वे मेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान, और ऐसे ही पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया। पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, उसके बाद ही इंडिया का बंटवारा हुआ है। तो जब उसने बात करी उन्हीं ने कैबिनेट मिशन में आके कि रिलीजन से बेस पे बांटेंगे इंडिया को, तो उसी से पाकिस्तान निकल के आया। माउंटबेटन प्लान, इसके बाद माउंटबेटन ने क्या प्लान दिया? द लॉर्ड माउंटबेटन हु केम टू इंडिया इन मार्च 1947 as the new Wazira and the Governor General realized that the cabinet mission was unworkable and that the partition of the India was inevitable. अब उसने देखा कि जब लॉर्ड माउंटबेटन आया, उसने मार्च 1947 में तो गवर्नर जनरल बन के आया था, तो उसने देखा कि कैबिनेट मिशन जो यहाँ पे प्लान है वो काम नहीं करेगा, लेकिन इंडिया का पार्टीशन तो हो के रहेगा। ही देयरफॉर सॉट द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर विदाउट एनी डिले। तो उसने अपनी पावर का उसने सोचा कि अपनी जो पावर है उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दें इंडियंस को। द प्लान ही प्रपोज कॉल्ड द माउंटबेटन प्लान। उसने फिर इंडियंस को प्लान बताया अपना, उसी प्लान को कहते हैं माउंटबेटन प्लान। इंडिया वॉज टू बी partitioned and two independent and sovereign states, namely India and Pakistan, were to be formed on the August 15, 1947। तो उसने ये बताया कि इंडिया दो हिस्सों में बटेगा, दो इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट निकलेंगी उसमें से, एक होगी इंडिया और एक होगी पाकिस्तान, और दोनों बनेंगी कब? अगस्त वर टू बी फॉर्म ऑन August 15, 1947। द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। प्लान ने यह भी बताया कि पंजाब और बंगाल का भी पार्टीशन होगा। द प्रिंसली स्टेट वर गिवन द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आइदर ऑफ द टू न्यू स्टेट, इंडिया और पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट होंगी जिन पर राजा राज कर रहे हैं या रूलर जिनके हैं जिन स्टेट्स में, वो उनको ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे तो वो इंडिया के साथ जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान बिकॉज इट हैड नो अदर अल्टरनेटिव। भाई कांग्रेस ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि माउंटबेटन ने जो प्लान दिया कि ये शर्तें हैं, ये करोगे तो मैं इंडिया, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे और इंडिया की पावर तुम लोग को दे देंगे। ऑन द मुस्लिम लीग ऑल्सो एक्सेप्ट द प्लान, और मुस्लिम लीग ने भी प्लान एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक पाकिस्तान बना के दिया जा रहा था, मुसलमानों के लिए देश अलग था पूरा का पूरा। ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटबेटन प्लान द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन July 1, 1947। इसी प्लान पे, माउंटबेटन प्लान पे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा, उसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ऑन जुलाई 1947, जुलाई 1947 को एक एक्ट पास किया गया माउंटबेटन के प्लान पे। द मेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, अब उस एक्ट के दो प्रोविज़न मेन थे, वो क्या थे, क्या क्या मेन प्रोविज़न है ये देख लेते हैं। टू न्यू डोमिनियंस, इंडिया वुड बी पार्टीशन एंड द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी क्रिएट फ्रॉम August 15 and 1947। इंडिया का पार्टीशन किया जाएगा और दो अलग डोमिनियन बनेंगे, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को फॉर्म होंगे। प्रोविजनल ऑफ पार्टीशन, बोथ बंगाल एंड पंजाब वुड बी डिवाइडेड इफ सो डिजायर बाय द पीपल, और बंगाल और पंजाब को भी डिवाइड किया जाएगा। द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द टू पार्ट्स वुड मीट सेपरेटली and would decide through a majority vote whether they wanted a division of the province or not। जो प्रोविंशियल असेंबली होगी दोनों की, वो दोनों आएंगे और डिसाइड करेंगे मेजॉरिटी वोट से कि उनको डिवीज़न चाहिए कि डिवीज़न नहीं चाहिए। A plebiscite would be held in northwest frontier as well as in Sylhet district, Muslim majority area in East Bengal, to determine whether they would like to join Pakistan or India। Both these provinces joined West and East Pakistan respectively। अब क्या है कि मेजॉरिटी होगी और उसमें बता दिया जाएगा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी होगी अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और जो दूसरी मेजॉरिटी होगी आपकी कहते हैं हिंदू मेजॉरिटी होगी, अगर उसको इंडिया को ज्वाइन करना हो तो इंडिया को ज्वाइन कर लें। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग अलग बांटा गया। बोथ दिस प्रोविंसेस ज्वाइन ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान रेस्पेक्टिवली। तो दोनों ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को रेस्पेक्टिवली ज्वाइन कर लिया था। तीसरा क्या था, गवर्नर जनरल फॉर ईस्ट डोमिनेंट, देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल हु वुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ द कंसर्न डोमिनियन। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि गवर्नर जनरल होगा दोनों के लिए, इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, जिसको ब्रिटिश किंग ही अपॉइंट करेगा।
दिस अरेंजमेंट वुड वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब तक दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक एक गवर्नर जनरल वहाँ रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू सर्व एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनेंट वर टू एक्ट एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड वुड हैव फुल पावर टू मेक मोर फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट। अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी दोनों के लिए, और उसको एक्ट करेगी सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह, और उसके पास पूरा पावर होगा लॉ बनाने का अपने अपने क्षेत्रों में। दे वुड एक्ट एज द सोवरेन बॉडी फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज, और सोवरेन बॉडी की तरह काम करेंगे लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। एंड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन खत्म कर दिया जाएगा। द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड सीज फ्रॉम अगस्त 15 1957। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कानून बनाने की अथॉरिटी थी वो ले ली जाएगी 15 अगस्त 1947 से। Princely state, the princely state would become independent and all power exercised by the British authorities were to be terminated। जो प्रिंसली स्टेट होंगे जिन पर राजाओं का राज है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट कर दिए जाएंगे, और ब्रिटिश के पास जो अथॉरिटी होगी वो हटा दी जाएगी। ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट मेड बाय द ब्रिटिश विद रेफरेंस टू द स्टेट विद लैप फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ब्रिटिशर्स ने जो भी प्रिंसली स्टेट से वादे किए थे या जो भी एग्रीमेंट किए थे वो 15 अगस्त 1947 से अमान्य हो जाएंगे। दे वुड बी फ्री टू एसोसिएट देमसेल्फ विद आइदर डोमिनियन और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। वो प्रिंसली स्टेट्स को पूरा हक होगा वो जिसके साथ जाना चाहे, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाए, चाहे तो इंडिया के साथ जाए, और चाहे तो वो अपना इंडिपेंडेंट खुद रहें, किसी के साथ भी ना जुड़ें। दिस एक्ट मार्क द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यही जो एक्ट आया था इसने क्या किया, ब्रिटिश रूल का एंड कर दिया इंडिया में, और ब्रिटिशर्स देश को छोड़ के चले गए। पार्टीशन एंड द डॉन ऑफ फ्रीडम, अब पार्टीशन भी हो गया, अब अगले दिन सुबह हो गई आज़ादी की। इंडिया दो हिस्सों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया वॉज पार्टीशन इनटू टू डोमिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान। जो एक्ट वो लोग लाए थे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उससे क्या हुआ, इंडिया दो हिस्सों में बटा, इंडिया और पाकिस्तान में, विच केम इज टू एग्जिस्टेंट ऑन अगस्त 15 1957। अगस्त 1957 को उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। लॉर्ड बैटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेहरू कंटिन्यूड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेहरू ने लॉर्ड बैटन से रिक्वेस्ट करी कि आप ही कंटिन्यू रहें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना बने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑन अगस्त 14 1957 ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू मेड अ मेमोरेबल स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 14 अगस्त 1947 की रात को जो इंडिपेंडेंस की रात थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी। क्या थी वो स्पीच, लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अवर प्लेज, नॉट होली ऑन इन फुल मेजर बट वेरी सस्टेनली। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू द लाइफ एंड द फ्रीडम। It is fitting that at the solemn moment we take the pledge of the dedication to the service of the India and her people and to still large cause of the humanity। तो ये इनकी पूरी एक स्पीच थी, इन्होंने 14 तारीख की रात को दी थी। अगले दिन 15 तारीख थी और 15 को नई सुबह इंडिया देखता फ्रीडम की। इंडिया बिकम द रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में इंडिया को रिपब्लिक घोषित, इंडिया रिपब्लिक बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली became the Parliament of India under the transitional provision of the new constitution। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने जो रिपब्लिक इंडिया के, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर द ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इंडिया का पार्लियामेंट बना नया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, उसके प्रोविज़न में। थस एंडेड द इंडियन यूनिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विच सच एज एग्जाम्पल फॉर अदर कॉलोनियल कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका टू फॉलो। तो यहाँ पे इंडिया का पूरा स्ट्रगल ख़त्म हुआ है, इंडिया अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, और इंडिया लेकिन दो हिस्सों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान में अलग अलग हो गए। लेकिन जो भी था, इंडिया इतना स्ट्रगल करने के बाद अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, और एक ये एग्ज़ाम्पल बना और दूसरे देशों के लिए जो एशिया और अफ्रीका थे और की फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं ने भी इसको और इंडिया को आज़ाद कराया। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।